नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी आंख आज जरा समय से पहले ही खुली। वैसे तो मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं लगभग 7 बजे उठी। मेरी आंख जिसके रोने से खुली थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे माँ के रोने की आवाज़ थी। मैं एकदम से बेड से उठी और माँ की तरफ बढ़ी। माँ लगातार रोती जा रही थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं माँ के पास गई और पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों इस तरह से रोए जा रही हो? माँ ने मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और बोला, बेटा सब उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। मैं एकदम हैरान हो गई कि माँ कैसे बातें कर रही है। मैंने तुरंत माँ से पूछा, आप क्या कह रही है? तब माँ ने कहा, बेटी मेरी बहन यानी तेरी मौसी की गोद एक बार फिर से उजड़ गई है। माँ मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। यह आज पहली बार नहीं हुआ था कि मौसी का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले भगवान को प्यारा हो गया था, जबकि ये तीसरी बार हो रहा था। मेरी मौसी एक जवान और अच्छे सेहतमंद वाली औरत थी, लेकिन भगवान ने उनके किस्मत में एक दुख लिख दिया था, और ये कि वो 9 महीने तक बच्चा अपने कोख में पालने के बाद उसके पैदाइश के समय ही खो देती थी। मेरे कोई भाई बहन या चचेरे भाई बहन भी नहीं थे, इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे मौसी के घर बच्चा पैदा हो, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसलिए मेरे दिल में ये तमन्ना बहुत ज़्यादा थी। मगर भगवान ने मौसी की किस्मत में ना जाने क्या लिख के रखा था। मौसी के लिए हर कोई हमदर्दी जताता। कोई कहता मौसी मौसा के ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तो कोई कहता कि इसको कोई बीमारी है। वैसे भी तो जितनी जुबानें होती है उतनी बातें होती है, ये तो दुनिया का नियम है। इस वक्त तो मैंने माँ को अच्छे से संभाला, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बहन का दर्द है, कोई नहीं सहन कर पाएगा। अभी मेरे तसल्ली देने से वो थोड़ी संभल गई थी और मैं भी अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन मौसी का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं हट रहा था कि ना जाने ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है उनके साथ कि पूरे 9 महीने होने के बाद भी वो अपना बच्चा खो देती है। इसी सोच में कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। शाम को अचानक माँ मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी तैयारी करो, तुम्हें मौसी के घर जाना है। मैंने उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और सवाल किया, क्यों, सब ठीक तो है? मौसी ठीक तो है? तभी माँ ने कहा, तुम्हारे मौसी की तबीयत ही काफ़ी ख़राब है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उससे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी और उसका दिल भी लगा रहेगा। माँ की बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं था, वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं खुशी खुशी मौसी के घर जाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह हम मौसी के घर जाने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मौसी हमें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मौसी की आंखों में अपने बच्चे की जुदाई का दुख छुपा हुआ था। माँ और मौसी एक दूसरे को गले लगाने के बाद माँ बोली, कुछ दिन तक नेहा यही रहेगी तुम्हारे साथ और तुम्हारा ख्याल रखेगी। इस बात पे मौसी बहुत खुश हो गई। वो मुझे खुशी खुशी रखने के लिए तैयार हो गई। माँ ने दोपहर का खाना वही खाया और दोपहर के बाद अपने घर वापस चली गई। माँ के जाने के बाद मौसी ने मुझे बहुत प्यार किया और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। अब मैं उनके घर रहकर उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी। मैं उनके लिए खाना बनाती, घर की साफ़ सफाई करती, उन्हें वक्त पर दवा देती। इस तरह से मैं उनकी हर तरह से फ़िक्र और सेवा कर रही थी। वक्त यूं ही हंसी खुशी गुजर रहा था। मैं वापस जाना तो जैसे भूल ही गई थी। मेरा मौसी के साथ बहुत दिल लग गया था। एक दिन अचानक मौसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गई। मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी। मैं घबरा गई, फ़ौरन मौसी के पास गई और उन्हें संभालने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मौसी को बड़ी तकलीफ़ ना हुई हो। मैं चिंता से भरी आवाज़ में उनसे पूछने लगी, मौसी क्या हुआ है, आप यूँ अचानक कैसे बेहोश हो गए? जैसे मैंने मौसी से पूछा तो उनकी आंख भर आई और मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगी और बोली, बेटी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट फैल गई। मैं बेहद खुश हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मौसी का अच्छे से ख्याल रखूँगी और अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसकी वजह से मौसी को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। मैंने थोड़ी देर बाद अपने माँ को फ़ोन मिलाया और उन्हें मौसी के दोबारा माँ बनने की खबर सुनाई। माँ इस बात पे बहुत खुश हुई और मौसी को आशीर्वाद देने के साथ साथ उनका ख्याल किस तरह से रखना इस बारे में मुझे भी सलाह देने लगी। मैंने माँ की बातों को अच्छे से समझ लिया था। मैं जानती थी मौसी पहले भी अपने बच्चे खो चुकी है, इसलिए अब मुझे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं अब पहले से ज़्यादा चौकन्नी हो गई थी। मैं उनको घर की किसी भी काम को हाथ न लगाने देती, हरदम उनकी सेवा ही करती रहती। मगर उन्होंने मुझे एक चीज़ से मना कर दिया था
मैं ना तो उनके पाँव दबाऊं और ना ही मालिश करूं, क्योंकि ये करना उन्हें पसंद नहीं है। खैर, मैं भी उनकी बात मान गई थी। एक दिन मैं सुबह उठकर मौसी के कमरे में गई तो मैंने जो देखा उससे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा मौसी सामान से भरा हुआ बक्सा उठा के उसे खोलने जा रही थी। मैं एकदम से भागती हुई उनके पास गई और बोली, मौसी आप ये क्या कर रही है? तब उन्होंने बड़े ही आराम से जवाब दिया, बेटा तुम्हारे मौसा 2-3 दिन के लिए घर आने वाले हैं, उनके सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ। तब मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, लेकिन आपको वजन उठाने के लिए मना किया गया है ना, फिर क्यों इतना भारी सामान उठा रही है आप? मेरी बात पर मौसी मुस्कुराई और बोली, वजन उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम इतनी फिक्र मत किया करो। ये उनकी बात मुझे कुछ अटपटी सी लगी। मैं इस बात को पूरी तरह से जानती थी कि वजन उठाना एक प्रेग्नेंट औरत के लिए सही नहीं होता, और मौसी इतनी बार अपना बच्चा खोने के बावजूद भी क्यों नहीं समझ रही। खैर, मैंने उस वक्त उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मेरी बातों को बच्चों वाले ही समझी जाती थी। अगले दिन मौसा घर आ गए। वो अपने अस्पताल के जॉब की वजह से अस्पताल के क्वार्टर में ही रहा करते थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल घर से थोड़ा दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ का आना जाना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी तब वो घर आ जाया करते थे। खैर, मौसा 2 दिन रहकर वापस चले गए। जब तक मौसा घर में थे तब मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजार लेती थी, लेकिन अब एक बार फिर से मैं पहले की तरफ बाहर निकल आई थी। मैं पूरा घर संभालने लगी थी। मैं जानती थी मौसी को मालिश करना हरगिज़ पसंद नहीं है, और इसलिए वो मुझसे भी मालिश नहीं करवाती। लेकिन आज सुबह सुबह कह रही थी कि उन्हें कमर और पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर पाँव दबा देती हूँ और मालिश भी कर देती हूँ, शायद ठीक हो जाए। मैं तेल लेकर उनके कमरे में गई। तब वो बड़ी सुकून से सो रही थी। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, चुपचाप उनके पाँव दबा देती हूँ। लेकिन जैसे मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया वो एकदम से डर के उठ गई और बोली, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने उन्हें कहा, मौसी मैं तो तुम्हें मालिश करने और तुम्हारे पाँव दबाने लगी थी। मौसी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे मालिश की ज़रूरत नहीं है, फिर ये क्यों कर रही हो? क्या तुम ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आ जाए? मौसी इस तरह गुस्से से बात करेगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे कहा, फ़ौरन चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मौसी का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन्हें इस तरह से देख के मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि मुझे मजबूरन उनके कमरे से बाहर निकलना पड़ा। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि आखिर मेरी मौसी मुझे प्यार के बर्ताव का इस तरह से क्यों इनाम दे रही है। मैंने तो उनकी सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं उस दिन कमरे में बंद रही और मैंने बाहर आकर कोई काम नहीं किया। लेकिन रात होते ही अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैं जान गई थी कि मौसी ही होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मौसी खड़ी थी। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। उन्होंने वहीं पे खड़े होकर कहा, क्यों अंदर आने नहीं कहोगी? मैंने उनके बात पे मुस्करा दिया। मैं अपने मौसी से बहुत प्यार करती थी और मुझे लग रहा था यकीनन कोई वजह ज़रूर होगी, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा होगा। यही सोचकर मैं उन्हें कमरे में ले आई। उन्होंने प्लेट बेड पर रख दी और मेरे पास बैठ गई और बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। ये कहकर उन्होंने एक ठंडी आह भरी और फिर कहने लगी, बेटी मुझे मालिश करवाने की आदत नहीं है, और अगर मैं मालिश करवा लूँ तो मुझे बदन में और भी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। मौसी ने मुझे प्यार से गले लगा लिया और कहा, तुम फिक्र मत करो, दोबारा मुझसे तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे मौसी की हालत पर तरस आ रहा था। खैर, वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर वापस अपने कमरे में चली गई और मैं सारी रात मौसी के दुख और परेशानी को सोच सोच कर जागती रही। अगले दिन मैंने घर के काम रोज़ की तरह करने शुरू कर दिए। अभी नाश्ता करके बैठी ही थी कि मौसी ने मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई और कहा, जाकर ये दवाई लेकर आओ। उन्होंने साथ में मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा, जितना जल्दी हो सके आ जाना, कहीं ऐसा ना हो मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ जाए। मुझे दवाई आज ही इस्तेमाल करनी है। मैं उनकी बात सुनकर जल्दी से उठी और घर से बाहर निकल आई। मेडिकल दुकान ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच गई और उनको चिट्ठी पकड़ा दी। उन्होंने चिट्ठी देखकर कहा, ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं होते। फिर मैंने उनसे पूछा, फिर ये मुझे कहाँ मिलेंगे? तब मेडिकल दुकान वाले उस आदमी ने कहा, यह आपको यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर मिल जाएंगे। आप अगर रिक्शा से जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दवाई के पैसे थे, और अगर मैं घर वापस जाती और मौसी से पैसे लेती तो मुझे और भी देर हो जाती, जिससे मौसी की तबीयत खराब होने का डर था। फिर वहाँ से मैंने सीधा मेडिकल स्टोर जाने का सोचा। मैं पैदल चलती रही। मुझे काफ़ी देर लगी उस मेडिकल से उस मेडिकल तक पहुँचने में।
लेकिन शुक्र है मुझे वो दवाई मिल गई। मैंने जल्दी से दवाई ली और घर की तरफ बढ़ने लगी। दोपहर ढल चुकी थी जब मैं घर पहुंची, लेकिन वहाँ का दृश्य दिल को दहला देने वाला था। घर का लिविंग रूम औरतों से भरा हुआ था और मेरी मौसी तो जैसे मातम मना रही थी। वो लगातार रोते जा रही थी। मैं तुरंत मौसी के पास गई तो मौसी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा बच्चा मेरी गोद में आने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो फूट फूट कर रो रही थी। उनकी हालत तो जैसे पागलों वाली हो गई थी। मुझे उनकी हालत पर दया आ रही थी। मेरे आंखें भी भर आई। हर कोई मौसी को समझा रहा था। मैंने मौसी से पूछा, बच्चा कहाँ है? तब उन्होंने एक बार फिर से रोते हुए बोला, तुम्हारे मौसा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया था। औलाद का दर्द बहुत बड़ा होता है बेटा, हम तो जैसे जीते जी मर गए हैं। मौसी अभी तक रोते जा रही थी। खैर वो दुख और तकलीफ का समय भी निकल ही गया। अगले दिन मौसी की तबीयत थोड़ी बेहतर थी और थोड़े ही दिन में वो इस सदमे से बाहर निकल आई। मौसा भी अपने काम पर लौट गए थे। मैं वापस नहीं गई थी क्योंकि माँ और मौसी दोनों ने फैसला किया था कि नेहा अब यही रहेगी। मैं फिर से मौसी का वैसे ही ख्याल रखने लगी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए कि एक दिन मौसी ने खबर सुनाई कि वो फिर से माँ बनने वाली है। मैं मौसी की बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब मैं मौसी पर कड़ी नज़र रखने लगी थी और हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन अब और एक बात मुझे खटकने लगी थी कि मैं मौसी के जितना करीब जाने की कोशिश करती, वो मुझे उतना ही दूर कर दिया करती थी। यूँ लग रहा था कि वो नहीं चाहती कि मैं उनके पास जाऊँ। खैर आहिस्ता आहिस्ता 9 महीने गुजर ही गए थे कि एक दिन मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने सारे समय में ये बात नोट की थी कि मौसी ना तो किसी डॉक्टर के पास जाती है और ना ही कोई दाई आकर उन्हें देखती है। मैं जानना चाहती थी कि इन सब के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। इसी सोच के साथ मैंने एक दिन मौसी को दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी। मौसी जब दवा के असर से सो गई तो मैं तुरंत चादर ओढ़ के बाहर आ गई। वहाँ मैंने दाई का पता पूछकर उसके घर पहुँच गई और उसे अपने साथ लेकर आ गई। वो आते ही मौसी की हालत देखकर सोच में पड़ गई। मैंने उन्हें मौसी की सारी आदतों के बारे में बता दिया और कहा, इस बात का कोई हल निकाल ले। वो मौसी को इस तरह से बेहोश देकर पहले तो बहुत परेशान हो गई और बोली, ये कैसी औरत है जिसको ज़रा भी तकलीफ नहीं हो रही है? वरना ऐसी हालत में तो औरतों को 1 मिनट भी आराम नहीं होता। मैंने उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। दाई ने मौसी की आंखों पर पानी की बूंदें छिड़की तो उन्हें ज़रा सा होश आया, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई। ऐसे लग रहा था कि नींद की गोली का असर उन पर अभी तक है। थोड़ी देर बाद दाई ने मौसी का चेकअप करना शुरू किया। अभी वो पेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि एकदम उनके चेहरे का भाव ही बदल गया। मैं समझ ना पाई कि आखिर बात क्या है। इससे पहले वो कुछ बताती, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं और दाई एकदम से डर गए कि आखिर में ये कौन आ गया। आवाज़ इतनी जोर से थी कि लग रहा था कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। तभी मैं दरवाज़ा खोलने के लिए पलटी ही ना थी कि अचानक कोई अंदर आ गया। वो लोग पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि संगीता और राजा कहाँ हैं। इतने में एक लेडी पुलिस आगे बढ़ी और उन्होंने मौसी के पास पड़ा पानी का जग उनके ऊपर पलटी कर दिया। वो एकदम से घबरा कर उठ के बैठ गई। तब उस लेडी पुलिस ने कहा, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके तुम यहाँ सुख से कैसे सो रही है? चल उठ। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोई और आ गया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वो राजा मौसा थे। ना जाने वो कहाँ से अचानक आ गए थे। पुलिस ने उन्हें भी हथकड़ी पहना दी और मौसी को भी उनके साथ पकड़कर ले गए। मैं और दाई हक्का बक्का होकर ये सब देखते रह गए। मैंने तुरंत माँ को फ़ोन किया। माँ आकर मुझे घर लेकर गई। मैं टेंशन में ही थी कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है। घर आकर भी मैं 1-2 दिन वही सोचती रही। मुझे यूँ लग रहा था कि मौसी के साथ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, लेकिन मुझे अपने किसी भी सवाल का जवाब ना मिला। माँ भी बहुत परेशान थी। शायद वो हकीकत जानती थी। मैं माँ के पास गई और उनसे पूछा, माँ आप ही बता दीजिए सच क्या है। तब माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा मैं तुझे क्या बताऊँ, तेरी मौसी अपने कर्म का फल भुगत रही है। मैंने उनकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा। तब उन्होंने कहा, तेरी मौसी अक्सर मुझे कहा करती थी कि मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूँ और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उनका ऐशो आराम ऐसा होगा। माँ ने मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा, फिर बोली, बेटा जब तुम्हारे मौसी का पहले बच्चे के समय अबॉर्शन हुआ तो तुम्हारे मौसी और मौसा ने मिलकर एक प्लान बनाया। मुझे उनके गांव के एक औरत ने बताया कि ये इस तरह बच्चे चोरी करती है और उसके लिए पेट से होने का नाटक करती है।
फिर अस्पताल जाकर दूसरे का बच्चा चोरी करती है और घर आकर सबको यही कहती है, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले भगवान को प्यारा हो गया। और फिर वो चोरी किया हुआ बच्चा कहीं ना कहीं बेच देती है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि सब सच था। मेरी बहन सच में ये गलत काम करती थी। माँ की बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। कुछ दिन यूं ही निकल गए, लेकिन अभी तक इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मैं माँ के साथ जेल गई। वहाँ मैंने देखा कि मौसी को अपने किए पे पछतावा हो रहा था। मुझे देखते ही वो बोली, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। उन्होंने मेरे माँ से भी कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने कितने माँ बाप को उनके बच्चों से दूर किया है। शायद मुझे भगवान कभी माफ़ ना करे, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। वो बहुत पछता रही थी। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। लेकिन अब माँ या कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका जुर्म साबित हो चुका था। माँ ने असहाय नज़रों से उनकी तरफ देखा और हम दोनों वहाँ से निकल चुके थे। मौसी ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मौसी और मौसा को सज़ा हुई। उनका घर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मेरे दिल के अंदर की अपने मौसेरे भाई या बहन के साथ खेलने की चाहत वही दम तोड़ चुकी थी। लेकिन मुझे अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया, जिसमें सबसे पहले सवाल ये था कि आखिर मौसी को संतान क्यों नहीं हो रही थी। जब इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है तो भगवान उसके साथ कैसे अच्छा कर सकता है। ये उनका इस जन्म के कर्म का फल था, जो उन्हें इसी जन्म में ही मिल गया था। भगवान हर एक इंसान को ऐसे गुनाहों से दूर रखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे हर बार मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।